हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बुक सीरीज का आज चैप्टर 12 है और आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन यानी कि उसके जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी में उन्नति, यानी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन कौन सी उन्नति हुई उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी के अंदर हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जीन चिकित्सा जीन थेरेपी पढ़ेंगे, जीएम क्रॉप्स पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है वो क्लोनिंग पढ़ेंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी में उन्नति है उसमें जो पहला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक, यानी पुनः संयोग पुनः प्रयोज्य तकनीक। ठीक है, अब यहां पर मामला क्या हो जाता है, इसका सिंपल सा, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें सिंपल सा मतलब यह है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें अगर हम दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ दें, ठीक है, मान लीजिए एक जीव है, एक जीव मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, और इसके डीएनए को ले लिया जाए, इसके डीएनए को क्या किया जाए, ले लिया जाए, और फिर इसके बाद इसके डीएनए को ले लेने के बाद और हमें जरूरत है कि दूसरे जीव का, मान लीजिए कोई दूसरा जीव, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए ये पिग है यानी कि सुअर है, तो सुअर का डीएनए भी ले लिया जाए। ठीक है, सुअर का डीएनए दूसरे रंग से रंग देता हूं मैं, तो सुअर का डीएनए ले लिया जाए। अब ये जो जो दो अलग अलग जीवों के डीएनए हैं, अगर अगर मैं इन दोनों डीएनए को, यानी कि इंसान के और सुअर के दोनों के डीएनए को आपस में जोड़कर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करूं, ठीक है, जिसमें सुअर का भी डीएनए हो और साथ ही साथ इंसान का भी डीएनए हो, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, उसे हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से जानते हैं। तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक क्या है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक में दो जीवों के डीएनए, दो अलग अलग जीवों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नए प्रकार का डीएनए तैयार किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से जानते हैं। डीएनए के या इस जैव प्रौद्योगिकी के जो बेसिक्स हैं, यानी कि जो इसके आधारभूत जो सिद्धांत हैं, उनको चैप्टर 11 में मैंने कवर किया है। अगर किसी को भी बेसिक समझने में दिक्कत हो रही हो तो पहले चैप्टर 11 में इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उस पर जाकर आप उसे पढ़ लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, घंटे भर का वीडियो है। उसे जब देखकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पर मैंने बताई हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो जीव के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नए प्रकार का एक रिकॉम्बिनेशन डीएनए तैयार किया जाता है, जिससे ये जो नया जीव तैयार हो उसके अंदर इसके भी कैरेक्टर यानी इसके भी लक्षण मौजूद हों और इसके भी आनुवंशिक लक्षण मौजूद हों, दोनों के आनुवंशिक लक्षणों वाला एक नया जीव तैयार हो, या एक जीव के अंदर दूसरे जीव के भी लक्षण मौजूद हों, तो इस तरीके की तकनीक को डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से बच्चों जाना जाता है। अब ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक होती है, इसमें एक चीज की जाती होगी भाई, अगर आप डीएनए को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? एक डीएनए को कहीं से, मान लीजिए कि आपको इंसान के डीएनए में सुअर का या सुअर के डीएनए में इंसान के डीएनए को जोड़ना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर स्थान से, एक पर्टिकुलर एरिया से क्या करना होगा? डीएनए को काटना होगा और फिर इसके बाद इसके डीएनए को जोड़ना होगा, यानी इस जीव के डीएनए को इसमें जोड़ना होगा। तो पहले एक डीएनए को कट करके बाहर करना होगा, दूसरे जीव के डीएनए को जो है जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए को काटने के
लिए, डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से कट करने के लिए, निकालने के लिए एग्जैक्टली एक स्पेशल टाइप के वो कह सकते हैं कि केमिकल्स का यूज किया जाता है, रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे रसायनों को जो डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से, किसी जीव के डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से कट करते हैं, तो ऐसे रसायनों को हम लोग बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं या जैविक कैंची के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे जीव के डीएनए को उस पर्टिकुलर जगह पर ऐड करते हैं। ऐसे जो केमिकल्स होते हैं उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं बायोलॉजिकल पेस्टर या जैविक गोंद के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इसी तरीके का एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है बच्चों, उसका नाम है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर काज जो दुनिया में डीएनए को काटा जा रहा है, डीएनए को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक हो, चाहे वो जीन चिकित्सा की तकनीक हो, किसी भी तकनीक के अंदर जो डीएनए को कट किया जा रहा है अपनी जगह से या नए डीएनए को जोड़ा जा रहा है, तो उसमें जिस तकनीक का सबसे ज्यादा आज के वक्त में यूज हो रहा है, उस तकनीक का नाम है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। क्या नाम है बच्चों? क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट है। और इस क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी में जो जीन है उसको अपनी जगह से कट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का यूज किया जाता है जिसका नाम है कैस9 प्रोटीन। तो कैस9 प्रोटीन, और मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी डीएनए को काटने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसे बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं, जैविक कैंची बोलते हैं। तो एग्जैक्टली जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है उसमें जैविक कैंची की तरह से जो यूज होने वाला केमिकल है वो है कैस9। ठीक है, कैस9 नाम का प्रोटीन। तो कैस9 प्रोटीन वो केमिकल है, वो जैविक कैंची है जिसकी मदद से हम किसी भी डीएनए को किसी भी जीन एडिटिंग टेक्निक में, चाहे वो जानवरों में हो चाहे वो पौधों में हो, वहां पर उस जीन को या उस डीएनए को वहां से हम कट कर सकते हैं कैस9 प्रोटीन की मदद से। इसके अलावा नए डीएनए को जोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो जीन को जोड़ने के लिए या डीएनए को जोड़ने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी बच्चों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आजकल जीन एडिटिंग की जाती है, जिसमें कैस9 प्रोटीन जीन को काटने के लिए और साथ ही साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो जीनों को किसी दूसरे जीन को एक पर्टिकुलर जगह पर जोड़ने के लिए यूज की जाती है। इसी टेक्नोलॉजी को क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बड़ी चर्चा में है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक क्या होती है और इस रिकॉम्बिनेशन तकनीक में कैसे हम जीन को किस मटेरियल से कट करते हैं और किस मटेरियल से जोड़ते हैं। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी इतनी अभूतपूर्व तकनीक है, ठीक है, जिसकी मदद से जीन को काटा या जोड़ा जाता है या जीन एडिटिंग की जाती है कि इसके लिए बाकायदा इनके खोजकर्ताओं को नोबेल प्राइज दिया गया। केमिस्ट्री का जो 2020 का नोबेल प्राइज है वो इमैनुअल चारपेंटियर को दिया गया और जेनिफर ए डॉडेना को दिया गया। इन दोनों महिलाओं को दिया गया और यही दो महिलाएं हैं जिन्होंने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जैसी अभूतपूर्व तकनीक को खोजा जो आज पूरी दुनिया में जीन एडिटिंग का एक मुख्य तरीका माना जाता है। तो ये दो वैज्ञानिक थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया रसायन विज्ञान का 2020 में किसके लिए? क्रिस्पर कैस9 तकनीक को खोजने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों आजकल जीन एडिटिंग के लिए और भी बहुत सारी तकनीक मार्केट में अब आ रही हैं, बहुत चर्चा में है, जिनका सिर्फ आपको नाम जान लेना ही काफी है, जैसे कि साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 और SDN2 टेक्निक। तो जीन एडिटिंग के लिए यानी जीन को कट और जीन को जोड़ने के लिए यह तकनीक भी काफी मशहूर हो रही है, धीरे धीरे चर्चा में आ रही है। तो इसको जरूर नोट कर लीजिए, बस नाम याद रहे यही काफी है। क्या नाम है? साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 और SDN2, हिंदी में इसको
इसको लिख सकते हैं साइट निर्देशित न्यूक्लियस SDN1 और SDN2। इसके अलावा जो तीसरी तकनीक है, पहली तो आपको क्रिस्पर मैंने बताई दी, दूसरी ये वाली है, तीसरी जो है वो जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस ZFN, ठीक है, ये भी एक नई तकनीक है जीन एडिटिंग की, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और एक और तकनीक है जिसे टैलेंस के नाम से जाना जाता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर टैले एंड एट न्यूक्लियस डोमेन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर और एक न्यूक्लियस डोमेन, ये टैलेंस टेक्निक भी जीन एडिटिंग टेक्निक है। तो कुल मिलाकर क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग टेक्निक है। इसके अलावा क्रिस्पर Cas9 के अलावा ये भी काफी आजकल चर्चा में है, ये तकनीकें, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने तीनों जो है यहां पर नाम बता दिए हैं, ये भी जीन एडिटिंग टेक्निक है जो काफी चर्चा में है। अब फिर से वापस हम लोग चलते हैं बच्चों, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तरफ। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे जीन एडिटिंग की जाती है और कैसे क्या प्रोड्यूस यानी कौन से प्रोडक्ट, कौन से उत्पाद पैदा किए जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले बच्चों एक हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बड़ा मजेदार है और बहुत आपको मजा आएगा जानकर। ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत एक बहुत ही जरूरी उत्पाद पैदा किया जाता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक कैसे यूज की जाती है, कैसे जीन को कट करके दूसरे जीव के जीन को जोड़ा जाता है, फिर क्या पैदा किया जाता है, वो आप इस एग्जांपल में देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर एक बैक्टीरिया लेते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया बच्चों, इस बैक्टीरिया के अंदर मुख्य डीएनए ये होता है जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक डीएनए होता है जो सर्कुलर टाइप का होता है, यानी गोलाकार का डीएनए होता है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है बच्चों, उसके अंदर नॉर्मल डीएनए ये होता है, लेकिन एक डीएनए एक्स्ट्रा भी पाया जाता है जो कि सर्कुलर टाइप का होता है, जो गोला आकार का होता है, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग बच्चों प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्लाज्मिड के नाम से इस डीएनए को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया में दो प्रकार का डीएनए होता है, एक नॉर्मल डीएनए और एक जो है सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो प्लाज्मिड होता है, यानी ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, इसको जो है वैज्ञानिक उसके बैक्टीरिया से बाहर निकाल देते हैं और फिर बैक्टीरिया से बाहर निकालकर इसको एक पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर साइड से इसको काट दिया जाता है। इस पर्टिकुलर साइड से इस डीएनए को कट कर दिया जाता है, वही क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तो जब इसका डीएनए यहां से कट जाता है, ये जगह खाली हो जाती है, तो इंसान का, ठीक है, इंसान का एक जीन, ठीक है, एक जीन, ठीक है, उस जीन को लिया जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बात करी कि ये इंसान के अंदर पाया जाने वाला इंसुलिन नाम का जीन है। ठीक है, इंसुलिन नाम का जीन है। इंसुलिन नाम का ऐसा जीन जो कि निर्देशित करता है इंसान के शरीर के अंदर इंसुलिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, यानी इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिस जीन की जरूरत होती है, उस जीन को हम इंसान के शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उस जीन का मतलब डीएनए, मतलब अगर आप बेसिक्स आपको 11 चैप्टर में पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्लियर होगा। नहीं अगर है तो ये जान लीजिए कि जो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें जीन कहते हैं, और जीन ही हमारे शरीर में किसी भी आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमने क्या किया, इंसान के कोशिका में पाया जाने वाला इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन हमने अलग कर लिया। फिर इस इंसुलिन नाम के जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन को, यानी इस डीएनए को हमने लाकर डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जहां पर हमने इस बैक्टीरिया का डीएनए काटा था वहां पर जोड़ दिया, और इस तरीके से एक नए प्रकार का डीएनए तैयार हो गया बच्चों, जिसमें यह बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, यह बैक्टीरिया का डीएनए है, और साथ ही साथ यहां पर हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो जीन था, जो इंसान से हमने लिया था, उसको हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके का जो डीएनए है, हमने दो जीवों के डीएनए को आपस में मिला दिया ना। तो जब दो जीवों के डीएनए को हमने आपस में मिला दिया, तो इसी टेक्निक को, यानी इसी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना गया। आ रही बात समझ में? तो पहले हमने बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए लिया, सर्कुलर डीएनए को कट किया, कट करने के बाद जब जगह खाली हो गई, तो उस जगह पर इंसान के इंसुलिन नाम के जो जीन होते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले जो डीएनए होते
होते हैं उनको लाकर यहां पर पेस्ट कर दिया डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, और फाइनली रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया बच्चों, फिर से बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ था ना, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने जाकर फिर से बैक्टीरिया के अंदर तैयार कर दिया, इसको डाल दिया। ठीक है, और फिर इस बैक्टीरिया को हमने एक न्यूट्रिटिव मीडियम दिया, पोषक माध्यम दिया, जिसकी मदद से जब इसको पोषक माध्यम में डाला गया तो इस बैक्टीरिया ने अपने बच्चे पैदा किए, यानी 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और इस तरीके के अरबों खरबों बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो गए एक बैक्टीरिया से। और आपको पता है बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी अपनी जो बच्चे पैदा करता है बिल्कुल वो एग्जैक्ट इसकी फोटोकॉपी होते हैं। तो इसका मतलब जो भी बच्चे, यानी जो भी इसने इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, कायिक जनन से जो भी चीजें इसने पैदा करी, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो इसमें ये बिल्कुल, क्योंकि इसके बच्चे बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी होंगे, तो सबके अंदर इंसुलिन नाम का जीन मौजूद होगा, क्योंकि ये जीन जो है इसके अंदर मौजूद है, जो इसके अंदर हमने यहां पर डाला था। तो ये इंसुलिन जीन जो इसके अंदर मौजूद है, ह्यूमन इंसुलिन जीन, वो सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर सारे बैक्टीरिया जो है, जब इस सब के अंदर इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जीन मौजूद होगा, तो सारे के सारे बैक्टीरिया जो है उस जीन की मदद से इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर, इस सारे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन हार्मोन, वो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले जीन मौजूद है, तो सारे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनने लगेगा, और फाइनली ये इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और फिर इस इंसुलिन नाम के हार्मोन को छोटी छोटी बॉटल्स में भरकर उन मरीजों तक पहुंचा दिया जाएगा जो जिन मरीजों को इंसुलिन की जरूरत होती है, यानी डायबिटीज के पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो कि मधुमेह रोग से पीड़ित हैं और इंसुलिन की उनको जरूरत पड़ती है, उन तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तकनीक डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक या डीएनए पुनर्संयोजी जो तकनीक मैंने आपको बताई, उसकी मदद से यह सत्य है कि आज जो है दुनिया में इंसुलिन प्रोड्यूस की जा रही है और उन लोगों की जान बचाई जा रही है जिन लोगों को डायबिटीज हुई है और उनके शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उनको उनके शरीर में इंसुलिन को पहुंचाने का, यानी इंसुलिन देने जो दी जाती है वो इसी तकनीक के द्वारा, यानी एक बैक्टीरिया के शरीर में, एक बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर इंसानों के इंसुलिन जीन को पहुंचाकर उन बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस कराकर और उनको बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आज जो डायबिटीज के पेशेंट जिंदा हैं, डायबिटीज के पेशेंट जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, अगर वो जिंदा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो है वो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की वजह से वो आज दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। होप कि इस बात को समझकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। इसके अलावा सिर्फ इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस की जा रही है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की मदद से, इसकी मदद से मेरे प्यारे बच्चों इस समय पूरी दुनिया में ह्यूमन इंसुलिन के अलावा, ह्यूमन इंसुलिन तो पैदा ही की जा रही है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से, इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बौनेपन के शिकार हो जाते हैं, उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन नहीं बनता है, तो ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी, जिसे सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, उसको भी इसी तकनीक के द्वारा पैदा किया जाता है, मतलब बनाया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जो बौनेपन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई जा रही है। इसके अलावा जो है, जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं उनको जो है वो प्रोटीन उनके शरीर में, जिनके शरीर में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो उनके शरीर में रुधिर का थक्का जम सके, तो रुधिर को का थक्का जमाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे फैक्टर 8 होता है, उसको भी इसकी मदद से बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई और जगह पर जो एरिथ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन नाम का प्रोटीन बनाया जा रहा है एनीमिया के रोगियों के लिए। इंटरल्यूकिन 2 नाम का जो वो सब्सटेंस बनाया जा रहा है किडनी के कैंसर को ट्रीट करने के लिए। हुपिंग कफ वैक्सीन इसकी मदद से बनाई जा रही है। तो मतलब यह है कि यह जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से आज पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो इंसानों की जान बचा रहे हैं, इंसानों की चिकित्सा में काम आ रहे हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ अभी हाल में इसका एक उदाहरण है, भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश
बना जिसने कोरोना वैक्सीन बनाई, ऐसी वैक्सीन बनाई जो कि नाक से दी जा सकती है। तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन बनाई और इस वैक्सीन का नाम था इनकोवैक। क्या नाम था बच्चों? इनकोवैक। तो इनकोवैक नाम की वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन बनी जो कि नाक से दी जा सकती है और इसको बनाया भारत बायोटेक कंपनी ने, भारत की बायोटेक कंपनी ने इसको बनाया और इसको भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। तो लेटेस्ट अगर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से कोई वैक्सीन या कोई प्रोडक्ट जो काफी चर्चा में रहा है वो है इनकोवैक। होप कि बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये बात समझ लेने के बाद, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को समझ लेने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जीन चिकित्सा के बारे में। जीन चिकित्सा भी वैसे ही होती है। अब मामला यह होता है कि जब हमारे शरीर में, बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जब हमारे शरीर के अंदर जब कोई किसी कोशिका में या पूरे के पूरी कोशिकाओं के समूह में या पूरे के पूरे अंग की कोशिकाओं में अगर किसी जीन में डिफेक्ट हो जाता है, जीन में खराबी हो जाती है। जीन क्या है? हमारी जो कोशिका होती है, ये बात पहले मैंने बेसिक्स में बताई है लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और ये गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से। और डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं बच्चों, वो होते हैं जीन। इस तरीके के हमारे शरीर के अंदर 20,000 के करीब जीन पाए जाते हैं और हर जीन किसी न किसी हमारे शरीर के आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में जो भी लक्षण मौजूद हैं, हमारे शरीर में जो बाहर से आपको फिजिकली दिख रहा है, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है वो सारे के सारे आनुवंशिक लक्षण हैं और उन आनुवंशिक लक्षणों को बनाने का जो जिम्मेदार होता है वो जीन होता है। तो इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि अगर ये जो जीन होते हैं, हर एक आनुवंशिक लक्षण के लिए अलग अलग जीन जिम्मेदार होते हैं। हमारी आंखों के लिए अलग जीन जिम्मेदार होते हैं, आंखों के कलर के लिए अलग जीन जिम्मेदार होते हैं, हमारे बाल के लिए अलग जीन जिम्मेदार होते हैं, बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे उसके लिए अलग जीन जिम्मेदार होते हैं, हमारी स्किन के लिए अलग जिम्मेदार होते हैं, स्किन के अंदर स्किन काली होगी या सफेद होगी इसके लिए अलग जीन जिम्मेदार होते हैं, कौन से हार्मोन निकलेंगे उसके लिए अलग जीन जिम्मेदार होते हैं। तो मतलब सारा खेल जीन का है। तो अगर आपके शरीर के अंदर ये जो जीन होते हैं, किसी भी लक्षण के, किसी भी आनुवंशिक लक्षण के जीन अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में वो सही सलामत अच्छे से स्वस्थ आनुवंशिक लक्षण नहीं आ पाते हैं और आप आनुवंशिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो मतलब यह हो गया, मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर जो पेंक्रियास है, जो अग्नाशय नाम का अंग है, उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, अगर उसके अंदर इंसुलिन कोशिकाएं पाई जा रही हैं, अगर उसके अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला, इंसुलिन को उत्पादित करने वाला जो जीन है अगर वो खराब हो जाएगा तो वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके पूर्वजों से ऐसा खराब जीन मिला हो, चाहे आपके पैदा होने के बाद किसी घटना से, किसी शारीरिक घटना से आपके वो जीन खराब हो गए हो। अगर आपके शरीर में किसी भी कारण से आपके अग्नाशय के अंदर पाए जाने वाले इंसुलिन को उत्पादित करने वाले जीन अगर खराब हो जाएंगे तो आप की बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंसुलिन सही से नहीं प्रोड्यूस होगा और अगर इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं होगा और आपकी बॉडी का ग्लूकोज का लेवल मेंटेन ना हो पाने के कारण आपको डायबिटीज जैसा रोग हो जाएगा। इसी तरीके से कैंसर जैसा रोग, जीनों की खराबी की वजह से कैंसर जैसे रोग होते हैं, हीमोफीलिया जैसे रोग होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधता जैसे रोग होते हैं। ये सब जो है वो जीन की खराबी की वजह से होते हैं। तो बच्चों अगर जीन खराब हो जाए तो हमें आनुवंशिक बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या किया जाता है जीन चिकित्सा में वही जीन एडिटिंग टेक्निक की मदद लेकर, यानी कि जिसको मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सी तकनीक थी, ठीक है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जिसमें जीन को कट करते हैं और एक नए जीन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसी
क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से अगर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर अगर कोई खराब जीन कोई जीन खराब हो गया है तो खराब जीन को क्या किया जाता है बच्चों, काट कर बाहर कर दिया जाता है, उसको टारगेट करके उसको काट कर बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ जीन लेकर, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ जीन लेकर उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी कि उसको ऐड कर दिया जाता है और फाइनली वो कोशिका फिर से स्वस्थ हो जाती है जिसमें जीन खराब हो गया था। तो मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज हो गई है, ठीक है, और उसकी पता ये चलता है कि उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन खराब हो गया है, तो उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को कोशिका से बाहर कर देंगे काटकर और फिर उस जगह पर, खाली जगह पर स्वस्थ इंसुलिन जीन जो है वो किसी भी इंसान का ले सकते हैं और दूसरे जो डोनर होगा उसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें से एक दो सेल की जरूरत होती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ये इंसुलिन जीन, ठीक है, इंसुलिन जीन यहां पर ऐड कर दिया जाएगा जिससे कि एक जो कोशिका होगी जो खराब जो जीन की खराबी की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, जब इसके अंदर स्वस्थ इंसुलिन जीन आ जाएगा तो फाइनली ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी और इस तरीके से डायबिटीज के रोगी को, ठीक है, डायबिटीज मुक्त हमेशा के लिए किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कैंसर रोगी को कैंसर मुक्त हमेशा के लिए किया जा सकता है, या फिर किसी अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित रोगी को हमेशा के लिए जो है स्वस्थ किया जा सकता है। किसकी मदद से? जीन चिकित्सा की मदद से। तो जीन चिकित्सा में खराब जीनों को हम निकाल देते हैं, डैमेज जीनों को निकाल देते हैं, उसकी जगह पर स्वस्थ जीनों का प्रवेश कराकर एक नई स्वस्थ कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तकनीक को हम लोग बच्चों जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। जीन चिकित्सा आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। एक जीन चिकित्सा है जो काफी भारत में चर्चा का विषय बनी रही और उस जीन चिकित्सा का नाम था जॉलगेंसमा। जॉलगेंसमा, ये जॉलगेंसमा बीमारी, जॉलगेंसमा नाम की जो जीन चिकित्सा है वो एक अयांश नाम के हैदराबाद के बच्चे को दिया गया और ये अयांश नाम का जो हैदराबाद का बच्चा था ये एक विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रसित था जिसे एसएमए कहते हैं। एसएमए का मतलब होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। एक इस बीमारी का नाम क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी नाम की बीमारी से ये बच्चा ग्रसित था। इसकी ग्रसित होने की वजह से ये ना चल सकता था, ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था। ये जिंदगी भर ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहता और हो सकता है कुछ दिनों के बाद इस बीमारी की वजह से इस बच्चे की मौत हो जाती। लेकिन जीन चिकित्सा जॉलगेंसमा जब इसको दिया गया तो जॉलगेंसमा देने के बाद ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और फाइनली इसको स्पाइनल मस्कुलर जो एट्रोफी नाम की बीमारी हुई थी उससे ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और आज जो है ये बच्चा पूरी तरीके से अच्छा कर रहा है। तो ये जॉलगेंसमा जो है वो काफी चर्चा में रहा था। ये एक प्रकार की जीन चिकित्सा है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट्स को दी जाती है, उनको स्वस्थ करने में उसको दी जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। जॉलगेंसमा एक चीज से के लिए और चर्चा में रहा था क्योंकि जॉलगेंसमा जो है वो ये जीन चिकित्सा तो है लेकिन बच्चों ये बहुत महंगी जीन चिकित्सा है। इसके एक इंजेक्शन की जो कीमत थी वो 16 करोड़ रुपए थी। कितनी थी बच्चों? 16 करोड़ रुपए। तो ये दुनिया की सबसे महंगी चिकित्सा या सबसे महंगी दवा भी मानी गई, इसलिए भी ये काफी चर्चा में थी। अब ये लोग तो, ये जो इनके पेरेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये तो इसको दे नहीं सकते थे, तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक फंडिंग की गई। पब्लिक फंडिंग का मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना दान दिया और फिर उसके बाद इस पैसे को इकट्ठा किया गया और फिर इसके अयांश की चिकित्सा में इसको खर्च किया गया। तो इसलिए भी ये काफी चर्चा में रही थी। अभी हाल में एक और जीन चिकित्सा है जो काफी चर्चा में है, उसका नाम कार्टी सेल थेरेपी है। कार्टी सेल थेरेपी में बच्चों करते क्या है, किस पेशेंट को दी जाती है? तो याद रखिएगा, जो ब्लड कैंसर के मरीज होते हैं, जो ब्लड कैंसर के मरीज होते हैं, जो जिनके ऊपर कोई भी चिकित्सा काम नहीं करती है, तो ऐसे ब्लड कैंसर के मरीजों को यह चिकित्सा दी जाती है जिसका नाम कार्टी सेल थेरेपी होती है। और ये जो कार्टी सेल थेरेपी चिकित्सा होती है इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है, ब्लड कैंसर का पेशेंट होता है, उसके अंदर से WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं निकाली जाती हैं जो रोगों से लड़ने का काम करती हैं और फिर श्वेत रुधिर कणिकाओं में जीन चिकित्सा की जाती है
है, जीन चिकित्सा की जाती है, यानी उसके अंदर कुछ ऐसे जीन जोड़ दिए जाते हैं जिनका नाम कार टी जीन होता है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है। तो जब कार जीन को इस डब्ल्यूबीसी के अंदर जोड़ दिया जाता है तो इससे ये जो डब्ल्यूबीसी होती है वो एक नए प्रकार की डब्ल्यूबीसी बन जाती है जिसे बोलते हैं कार टी सेल। इसमें असल में कार जीन है जो इसमें जीन चिकित्सा की मदद से जोड़ा गया जिसका नाम है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और टी सेल क्या होती है? टी सेल एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, उनमें से एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट सेल कोशिका होती है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लड कैंसर का मरीज होता है जो सही नहीं हो रहा है उसके शरीर से ये टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल को निकाला जाता है, ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। और इस टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर जीन चिकित्सा की जाती है, यानी कि नए जीन जोड़े जाते हैं। उन जीन का नाम क्या होता है? कार जीन यानी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन। और जब चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन यानी कि आपके कार जीन इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर उस पेशेंट के, तो ये सेल कहलाती है कार टी सेल कहलाती है। और ये जो कार टी सेल होती है ये शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कार जीन जोड़ दिए गए हैं। और फिर इन जो ये डब्ल्यूबीसी मॉडिफाई की जाती है, जीन चिकित्सा की मदद से ताकतवर बनाई जाती है, इसको खूब लैब के अंदर खूब सारी संख्या में ग्रो कराकर और पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाता है। पेशेंट के शरीर में जब ये कार टी सेल जाती हैं तो कैंसर सेल को दौड़ा दौड़ा कर, ठीक है, उनके साथ चिपक जाती हैं और उनको फिर खाकर खत्म कर देती हैं। तो कैंसर सेल्स को दौड़ा दौड़ा कर यही कार टी सेल जाती हैं। पहले इनके अंदर ये ताकत नहीं थी, नॉर्मल टी सेल के अंदर ये ताकत नहीं थी। जब कार जीन इनके अंदर जोड़ दिया गया तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की ताकत डेवलप हो जाती है जो जाकर कैंसर सेल से चिपक जाती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद कैंसर सेल को मारकर गिरा देती हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो ये पेशेंट पूरी तरीके से क्या हो जाता है बच्चों? स्वस्थ हो जाता है। तो इस चिकित्सा को कार टी सेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है जिसमें शरीर की डब्ल्यूबीसी को जीन चिकित्सा की मदद से ताकतवर बनाकर और फिर पेशेंट के अंदर उन डब्ल्यूबीसी को डालकर कैंसर का इलाज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। भारत में काफी चर्चा में रही। 2024 में एक पेशेंट दिल्ली के डॉक्टर साहब थे, उन पर कोई इलाज काम नहीं किया जब ब्लड कैंसर का, तो उन्होंने मुंबई में यानी कि टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में और साथ ही साथ बॉम्बे आईआईटी ने मिलकर इस कार टी सेल थेरेपी को उन डॉक्टर साहब, वो भी डॉक्टर साहब ही थे, जो पेशेंट थे वो भी डॉक्टर साहब ही थे, ठीक है, तो उन डॉक्टर साहब को दिया गया। जब ये चिकित्सा कार टी सेल चिकित्सा दी गई, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। किसने किया था ये चिकित्सा? टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई और साथ ही साथ बॉम्बे आईआईटी ने मिलकर ये चिकित्सा जब उनको दी तो फाइनली जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और जहां पर इस चिकित्सा की कीमत जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए आती है, वहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय डॉक्टरों ने यह भी कमाल किया कि इसकी जो टोटल ओवरऑल कीमत आई है इस पेशेंट को सही करने के लिए, उससे 42 लाख रुपए आई है। तो 42 लाख में जहां पूरी दुनिया में 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं ऐसी चिकित्सा पे, भारतीय डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को सैल्यूट कीजिए कि एग्जैक्टली बहुत ही कम पैसे में इस कार टी सेल थेरेपी को डेवलप किया गया और फाइनली उस पेशेंट को जिसके पास बचने का कोई चांस नहीं था वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो बच्चों, ये चिकित्सा बहुत इंडिया में और भी जगह यूज की जा रही है। इस वक्त पहले सरकारी अस्पताल यानी कि आपका चंडीगढ़ पीजीआई पहला सरकारी अस्पताल बना जहां पर एक 22 साल के लड़के को कार टी सेल थेरेपी की मदद से पूरी तरह से ट्रीट किया गया, ठीक है। तो ये तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी पॉसिबल है तो ये पॉसिबल हुआ है चंडीगढ़ पीजीआई में, जहां पर 22 साल के बच्चे को कार टी सेल थेरेपी को, मतलब लड़के को, 22 साल के लड़के को कार टी सेल थेरेपी की मदद से उसकी चिकित्सा की गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इसके अलावा जो है, जो जीन चिकित्सा की बात की जा रही है, जीन चिकित्सा और भी बहुत ज्यादा बहुत सारे मरीजों में दी जा रही है, जैसे कि लक्सटर्ना नाम की जीन चिकित्सा है, इनहेरिटेड रेटाइनल डिसीज। जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं उनको लक्सटर्ना नाम की जीन चिकित्सा दी जा रही है और इस जीन चिकित्सा की मदद से ये बचपन से अंधे लोगों को जो है वो उनका सफल इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा कैमेरिया नाम का जो है वो जीन चिकित्सा है, इसमें जो है एक प्रकार के ब्लड कैंसर में इसको दिया जा रहा है। इसके अलावा यस्कार्टा नाम की जीन चिकित्सा है, इसको भी एक प्रकार के ब्लड कैंसर में दिया जा रहा है। जोलगेंसमा के बारे में मैं आपको बता ही चुका
गया कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के केस में इसको दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ जीन चिकित्सा है जो आज पूरी दुनिया में लोगों को दी जा रही हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि ये अभी इनिशियल फेज में है, अभी बहुत काम जीन चिकित्सा में करना बाकी है। ठीक है बच्चों, तो ये होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। भारत में भी अभी अमेरिका में जो है वो एक आनुवंशिक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें शरीर के अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका शेप ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनका शेप जो है आनुवंशिक विकारों की वजह से, आनुवंशिक कमी की वजह से इस तरीके का हो जाता है, हंसिए के शेप का हो जाता है। तो इस तरीके की इसकी वजह से शरीर में जो मनुष्य का शरीर होता है जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और फिर उसके लिए वो बहुत ज्यादा जीवन के लिए घातक ऐसी बीमारी हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी के जो एक आनुवंशिक बीमारी है उसके इलाज के लिए जो है एक एक्सा सेल जीन थेरेपी को डेवलप किया गया है। और ये जो एक्सा सेल जीन थेरेपी है ये अमेरिका में जो है टेस्ट की जा रही है, उसको परमिशन वहां दे दी गई है, बहुत जल्दी ये भारत में भी आ जाएगी। तो भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में इस सिकल सेल के एनीमिया के पीड़ित बहुत सारे लोग हैं, उनका इलाज इससे संभव हो पाएगा। इसके अलावा कानपुर आईआईटी ने नेत्र रोगों के लिए अभी एक नई जीन चिकित्सा को डेवलप किया है। ठीक है, मतलब जो लोग अंधे हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए एक नई जीन चिकित्सा को डेवलप किया है। और इसका जो पेटेंट, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो जो है वो उसका जो लाइसेंस है उसको, उस लाइसेंस को जो है वो आपके क्या बोलते हैं इसमें रिलायंस लाइफ साइंसेज को बेच दिया है। मतलब वो चिकित्सा पद्धति को डेवलप किया गया, रिलायंस लाइफ साइंसेज को बेच दिया गया। अब रिलायंस लाइफ साइंसेज इसका इलाज करेगी। बाकी में बदले में जो है वो कानपुर आईआईटी को, जिसने इसे डेवलप किया है, उस कानपुर आईआईटी को क्या होगा कि कुछ पैसे मिले होंगे या आगे के रिसर्च के लिए जो है ये रिलायंस कंपनी जो है उनकी मदद करेगी। तो कानपुर आईआईटी ने इसको बनाया है और साथ ही साथ अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से रिलायंस साइंसेज जो है वो इसकी जो है वो इस तकनीक की मदद से जो है इलाज करेगी। अब जानते हो बच्चों, सिर्फ जीन चिकित्सा यहीं तक नहीं निर्भर है। अगर जीन चिकित्सा यानी कि जो खराब जीन है या अनचाहे जीन है, अगर उन अनचाहे जीनों को किसी इंसान के भ्रूण में चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए कोई भी इंसान है और उसका जो भ्रूण है यानी कोई बच्चा पैदा होने वाला है, उसके भ्रूण में हम जिस जीन को चाहें उस जीन को ऐड कर सकते हैं, जिस जीन को चाहे उस जीन को हम बाहर कर सकते हैं इस जीन चिकित्सा की मदद से, यानी कि क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, मान लीजिए किसी को घुंघराले बाल नहीं पसंद है, वो चाहता है कि मेरे बच्चों में घुंघराले बाल ना जाएं, तो वो अपने बच्चे होने वाले बच्चे में घुंघराले बाल वाले जो जीन हैं उनको निकलवाकर और शाहरुख खान जैसे जो है वो स्ट्रेट बालों वाले जीनों को ऐड करा सकता है। इसके अलावा कोई महिला को पसंद है कि उसके आने वाली जो बच्ची है उसको नीली आंखें हो, भूरी आंखें हमारे जैसे, या काली आंखें ना हो, तो वो काली आंखों वाला जीन या भूरी आंखों वाला जीन रिमूव करके और उसके अंदर जो है वो नीली आंखों वाले जीनों को ऐड कराया जा सकता है। ये सब भविष्य में होगा, कुछ हो भी रहा है। तो इस तरीके से भविष्य में बच्चों जीन एडिटिंग की मदद से, जीन चिकित्सा की मदद से ऐसे बच्चों को पैदा किया जाएगा जिसमें हम मन चाहे गुणों को उसके अंदर उत्पन्न करा सकेंगे, मन चाहे आनुवंशिक गुणों को उसके अंदर उत्पन्न करा सकेंगे। जिस तरीके के गुण को हम नहीं चाहेंगे वो नहीं बच्चे के शरीर में आएगा, और जिस गुण को हम चाहेंगे वो बच्चे के शरीर में आ सकेगा, क्योंकि हम उसी टाइप के जीनों को अपने बच्चे के भ्रूणों में डलवा देंगे। तो इस तरीके से जो बच्चा, इस तकनीक से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा कहलाएगा डिजाइनर बेबी। क्या कहलाएगा बच्चों? डिजाइनर बेबी कहलाएगा। ऐसे बच्चों को भविष्य में क्या कहा जाएगा? डिजाइनर बेबी। तो डिजाइनर बेबी जीन एडिटिंग टेक्निक जो होती है, जो जीन जो है वो एडिटिंग जो तकनीक है उसकी मदद से तैयार भविष्य में पैदा होने वाले वो बच्चे होंगे जिनको मन चाहे गुणों के साथ, मन चाहे आनुवंशिक गुणों के साथ पैदा
किया जा सकेगा, ठीक है, किया जा सकेगा। और ऐसा नहीं है कि ये होगा, ये कल्पना की बात है, ऐसे बच्चे पैदा कर लिए गए हैं दुनिया में। 2018 में ये चमत्कार हुआ। 2018 में चाइना में एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर ने, जिनका नाम ही जियानकुई था, उन डॉक्टर का नाम क्या था, ही जियानकुई। तो ही जियानकुई नाम के डॉक्टर ने एक ऐसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा किए, जुड़वा बच्चे इसी जीन एडिटिंग तकनीक से पैदा करके कमाल कर दिया। और फाइनली जो है दुनिया का पहले डिजाइनर बेबी, जो बेबी ने 2018 में जन्म दिया, ही जियानकुई ने इसको जन्म देने में मदद करी। और फाइनली जो है दुनिया के पहले जो है डिजाइनर बेबी पैदा हुए और उनका नाम था लुलू और नाना। तो याद रखिएगा, लुलू और नाना जुड़वा लड़कियां थी जो उनको पैदा किया गया ही जियानकुई की तकनीक की मदद से। और ये दुनिया के पहले जो है वो डिजाइनर बेबी थे। तो डिजाइनर बेबी कोई कल्पना नहीं है, डिजाइनर बेबी वाकई में आज वर्तमान में जो है वो सत्य है। ये कोई ऐसी कल्पना की बात नहीं है, बल्कि ये पॉसिबल है और ये हो गया है। लेकिन बाद में ही जियानकुई पर बैन कर दिया गया, इनको जेल में भी डाल दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये मानवता के खिलाफ काम है। क्योंकि अगर लोग ऐसे ही डिजाइनर बेबी जैसे बच्चे पैदा करेंगे तो फिर भविष्य क्या होगा, फिर तो अमीरों का ही भविष्य होगा। अमीर जो है अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले बच्चे पैदा कर लेंगे, गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। बहुत सारी, और धर्म की भी बात हो जाएगी, ठीक है, नैतिकता की भी बात हो जाएगी, बहुत से कुछ हो सकता है। तो फाइनली जो है इसको पूरी दुनिया में मान्यता नहीं दी जा रही है, बल्कि इसे कहा जा रहा है कि इस तरीके के बच्चे जो हैं वो ना पैदा किए जाएं। जो चीज नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, उसको प्रकृति पर ही छोड़ देना चाहिए। बाय द वे ये चीज हो चुकी है। इसके अलावा नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह होता है कि जब 2 जीवों के, एक जीव के अंदर किसी दूसरे जीव के अंगों को प्रत्यारोपित किया जाए तो उसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य है, समझिएगा बच्चों, एक मनुष्य है, ये काफी बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि इसके अंग खराब हैं, कोई अंग इसके शरीर का खराब है। मान लीजिए कि इसकी किडनी खराब है, कोई भी अंग खराब है, बड़ा परेशान है, ठीक है। अब इसको कोई भी अंग दान भी नहीं कर रहा है, किसी वजह से इसको इसको जो आपके ऑर्गन डोनर हैं वो मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये बेचारा बिल्कुल मृत्यु की कगार पर है। अब ये क्या करे? तभी बच्चों पता चलता है कि एक तकनीक का, जिसमें क्या किया जाता है कि एक जो सुअर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये सुअर है, ठीक है, सुअर इस वजह से लिया जाता है क्योंकि सुअर के जो अंग होते हैं वो हमसे काफी मिलते जुलते हैं, हमारा जेनेटिक्स उनसे काफी मिलता जुलता है, तो उनके अंगों को हम जो है प्रत्यारोपित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे हम सोचते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों, एक सुअर लिया गया और उस सुअर का कि स्पर्म और ओवम से, यानी कि उसके शुक्राणु तथा अंडाणुओं से भ्रूण तैयार किया गया। एक सुअर का भ्रूण तैयार किया गया और फिर इस भ्रूण को जीन एडिटिंग की मदद से, ठीक है, जीन एडिटिंग की मदद से क्या किया गया, इसके अंदर जो मनुष्य के जीन हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य के जीनों को ऐड किया गया और इसके अंदर जो सुअर के जीन होते हैं जो हमारे मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, उन जीनों को निकाल दिया गया। तो वो जीन जो मनुष्य के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन सुअर के अंदर नहीं पाए जाते, उस जीन को इसके अंदर जीन एडिटिंग की मदद से जोड़ दिया गया और वो जीन जो कि सुअर में पाए जाते हैं लेकिन मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, उन जीनों को यहां से निकाल दिया गया, ठीक है, यहां से निकाल दिया गया। इस तरीके से एक भ्रूण तैयार हुआ जो कि पूरी तरीके से जिसमें जीन एडिटिंग की गई और फिर इस तरीके से ये एक नए प्रकार का सुअर तैयार हुआ, एक नए प्रकार का सुअर तैयार हुआ जिसमें ऐसे अंग मौजूद थे या ऐसा अंग मौजूद था जो कि बिल्कुल मनुष्य जैसा था, क्योंकि हमने इसको जीन एडिटिंग की मदद से तैयार किया। इसमें मनुष्य के जीनों को डाला, सुअर के जो अनचाहे जीन थे उनको निकाला और फाइनली एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित एक ऐसा सुअर तैयार हुआ जिसके अंदर बिल्कुल हूबहू मनुष्य के जो है वो अंग मौजूद थे। और फिर इस सुअर के अंदर से उस अंग को निकालकर इस अंग का प्रत्यारोपण इस
हमारे मनुष्य के अंदर कर दिया गया। ठीक है, प्रत्यारोपण इस तरीके से अंग का प्रत्यारोपण इस मनुष्य के अंदर कर दिया गया। जब इस तरीके का बिल्कुल मनुष्य जैसा अंग उस सुअर से, जो सुअर के अंदर बनाया गया था जीन एडिटिंग की मदद से, जब उस सुअर ने इस तरीके का जीन, इस तरीके का अंग प्रोड्यूस किया और उस अंग को निकालकर हमने मनुष्य के अंदर इसको प्रत्यारोपित कर दिया, फाइनली क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मनुष्य पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, स्वस्थ हो गया। तो ये जो तकनीक होती है इसे बोला जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। इसे क्या बोला जाता है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें किसी एक जीव के शरीर में किसी दूसरे जीव के अंग को प्रत्यारोपित किया जाए तो उसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। लेकिन ये चीज जो की जा रही है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी आपने मनुष्य के शरीर में सुअर का ऐसे ही पकड़कर सुअर का डीएनए डाल अंग लगा दिया। पहले उस सुअर के भ्रूण को जीन एडिटिंग यानी जीन से रूपांतरित किया जाता है, उसके जीनों को रूपांतरित किया जाता है, यानी उसके अंदर जीन को ऐड किया जाता है, कुछ जीन निकाले जाते हैं, फिर यह आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सुअर तैयार होता है, फिर उसके अंग को प्रत्यारोपित करते हैं। होप मेरे प्यारे बच्चों 100% यह बात समझ में आ गई होगी कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। अब ये जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है इसकी मदद से अभी हाल में काफी चर्चा में रहा, डेविड बेनेट नाम का एक पेशेंट था। डेविड बेनेट नाम का जो ये पेशेंट था 57 साल का ये पेशेंट था और इसका हार्ट खराब हो चुका था और इसके शरीर में बहुत सारे अंग खराब थे लेकिन हार्ट भी खराब था। तो एक बार वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुअर के डीएनए, सुअर के हार्ट को यानी सुअर के हृदय को उसी तरीके से तैयार किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके सुअर का हृदय ऐसा सुअर तैयार किया गया। फिर उस सुअर का हार्ट जो है इंसान डेविड बेनेट के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पूरी तरह से सफल रहा। और ये वैसे भी ये पेशेंट जो है वो मरने ही वाला था लेकिन इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और जब सुअर का हृदय इसके शरीर में लगाया गया तो इसकी वजह से ये 2 से 3 महीने और भी जिंदा रह पाया और फाइनली जो है ये लास्ट में मर गया, लेकिन एग्जैक्टली इसके और भी अंग खराब थे उसकी वजह से मरा। हृदय लेकिन जो प्रत्यारोपण हुआ था, ठीक है, जो सुअर का हृदय इसके शरीर में डाला गया था उसकी वजह से इसे और कुछ दिन जीने का मौका मिला और फाइनली ये प्रत्यारोपण पूरी तरह से स्वस्थ रहा। ठीक है, स्वस्थ रहा। ये अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और अभी हाल में जो है वो एक सुअर की किडनी जो है वो एक अस्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपित की गई, वो भी पूरी तरीके से सफल रहा। यानी कि अब किडनी यानी कि जो वृक्क होता है, जो गुर्दा होता है, उसका भी प्रत्यारोपण किया गया, वो भी पूरी तरह से सफल रहा। इसके अलावा जो है अभी और बड़ी चीजों पर काम चल रही है। हृदय का प्रत्यारोपण हो रहा है, स्किन का त्वचा का प्रत्यारोपण हो रहा है, किडनी का प्रत्यारोपण हो रहा है, ब्रेन सेल्स का प्रत्यारोपण हो रहा है, हार्ट का वॉल्व जो है प्रत्यारोपित किया जा रहा है, ऐसा जीनो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। इस तरह से अब और भी बहुत सारे सुअर के अंगों को मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा रहा है। इससे फायदा यह होगा कि जो लोग जो है इस प्रत्यारोपण के इंतजार में, डोनर के इंतजार में पूरी जिंदगी काट देते हैं और बीमारियों से जूझते रहते हैं, उनके लिए ये एक वरदान की तरह साबित होगा। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती हैं बच्चों? स्टेम सेल हमारे शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं उन्हें स्टेम कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं सिर्फ मनुष्य के शरीर या जंतु के शरीर में ही नहीं बल्कि पौधों के शरीर में पाई जाती हैं। तो अगर मैं ये बात कहूं कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अगर सबके शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जो कि नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, उन्हें हम लोग स्टेम कोशिकाओं के नाम से, स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स वो होती हैं जो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली, चाहे वो इंटेस्टाइन। अच्छा, अब ये कब होती हैं? जैसे भैया आप समझ लो कि हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। सबसे पहले जैसे अगर मैं आपको बात करूं इसके बारे में, तो अगर कुछ ऐसी कोशिकाएं, जैसे आप ये समझें कि जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण है,
तो उस भ्रूण के अंदर जो स्टेम कोशिकाएं पाई जाएंगी, स्टेम सेल पाई जाएंगी, स्टेम कोशिकाएं पाई जाएंगी, ये स्टेम कोशिकाएं उस भ्रूण के अलग अलग अंगों को बनाती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेम कोशिकाएं, कुछ स्टेम कोशिकाएं भ्रूण में पाई जाती हैं और भ्रूण में पाई जाती हैं, और यही भ्रूण में पाई जाने वाली स्टेम कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो विभाजन के बाद भ्रूण के अंगों का निर्माण करती हैं, उसके हृदय का, उसके मस्तिष्क का, उसके बाल का, उसके दांत का, उसके नाक का, उसके कान का, इन सब चीजों का निर्माण करती हैं। तो ऐसी स्टेम कोशिकाओं को भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं बच्चों कौन सी होती हैं? यानी कि पहली बात मैंने क्या बताया कि स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जो मनुष्य के शरीर में नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, या जंतु को या किसी भी बहुकोशिकीय जीव में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जो किसी भी बहुकोशिकीय जीव में नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, उसे हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। तो यहां पर किसी भ्रूण के अंदर वह स्टेम कोशिकाएं जो भ्रूण के अंगों का निर्माण करती हैं, उन्हें भ्रूणी स्टेम कोशिका कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसके अलावा हमारी जो कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऊतक विशिष्ट स्तंभ कोशिका, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका। ये जो ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका होती हैं, ये हमारे हर अंग में पाई जाती हैं, और हमारे अंग में पाई जाती हैं, और हमारे अंगों में जब पुरानी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारे शरीर में आरबीसी है, ठीक है, वो 120 दिन के बाद मर जाती है। तो 120 दिन के बाद जब आरबीसी मर जाती है तो उसकी जगह पे नई कोशिकाओं का जन्म होता है, और ये जो नई कोशिकाएं होती हैं वो हमारी बोन मैरो में, यानी कि हमारी जो अस्थि मज्जा होती है उसके अंदर पाई जाने वाली आरबीसी प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल के द्वारा पैदा होती हैं। तो होता क्या है, हमारे शरीर नाखून है, आपने नाखून काट दिया, फिर से नाखून बढ़ गया, तो ये जो नए नाखून आए, ठीक है, नए ये कैसे डेवलप हो रहे हैं? ये स्टेम कोशिकाओं के विभाजन की वजह से डेवलप हो रहे हैं। बाल है, बाल को आपने ऊपर से काट दिया, जो बाल फिर बड़ा हुआ, तो उसमें जो नई कोशिकाएं हुई, बाल जिसने बाल को बढ़ाया, वो भी जो है वो हमारे शरीर में बाल के अंदर पाई जाने वाली ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका के द्वारा होता है। तो मतलब यह है कि ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका हमारे अंगों में पाई जाती हैं, चाहे हम वयस्क हो जाएं, चाहे हम बड़े हो जाएं, चाहे बूढ़े हो जाएं, इन अंगों में पाई जाती हैं। और ये अंगों में पाई जाने वाली ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिकाएं अपने अपने अंगों की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो बाल वाली स्टेम कोशिकाएं बाल की कोशिकाएं बनाएंगी, नाखून वाली स्टेम कोशिकाएं नाखून वाली कोशिकाएं बनाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वाली कोशिकाएं जो है ब्लड वाली कोशिकाएं बनाएंगी। तो इस तरीके की स्टेम कोशिका जो हमारे हर अंग में पाई जाती है, और हमारी कोशिकाएं जो टूट फूट की मरम्मत करती है, या नई पुरानी कोशिकाओं का स्थान लेने के लिए नई कोशिकाओं का जन्म देती है, ऐसी स्टेम कोशिकाओं को ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेम कोशिकाएं बच्चों आजकल जो है वो नए तरीके से बनाई भी जा रही हैं। नए तरीके से बनाई जाने का मतलब ये होता है कि आजकल क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी कोशिका है, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर यह आपकी त्वचा की कोशिका है। अब यह त्वचा की स्टेम कोशिका है, तो त्वचा की स्टेम कोशिका को हम लोग क्या करते हैं, कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, वैज्ञानिक कई तरीके के केमिकल्स यूज करते हैं, ऑक्ट4 नाम का, SOX2 नाम का, नैनो-G नाम का, CMIC-KLF4। तो इस तरीके के रसायनों का उपयोग करके, ठीक है, इस त्वचा को प्रोड्यूस करने वाली, यानी त्वचा की में पाई जाने वाली स्टेम कोशिका को किसी दूसरे तरीके की स्टेम कोशिका में बदल दिया जाता है। यानी आपकी त्वचा में जो स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको इन केमिकल की मदद से उनसे हार्ट बनाया जा सकता है, उनसे किडनी बनाई जा सकती है, उनसे लिवर बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का लिवर खराब हो गया या किडनी खराब हो गई, तो त्वचा की उसकी स्टेम कोशिकाएं निकालकर और उससे हार्ट, किडनी, लिवर की कोशिकाएं बनाकर और फिर उसको जो है प्रत्यारोपित किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिससे उस इंसान की जान बच जाए, ठीक है, जान बच जाए। तो आजकल ये इस नई तकनीक को बोलते हैं IPS, यानी कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूस्ड
प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो ऐसी कोशिका, ऐसी हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी स्टेम कोशिकाएं जिनको केमिकल की मदद से, रसायनों की मदद से किसी दूसरी कोशिकाओं में बदला जा सकता है, दूसरे अंग बनाए जा सकते हैं, ऐसी स्टेम कोशिका को इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। और इस तरीके की जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये भविष्य में जो है लोगों की जान बचाने में कारगर साबित होंगी। भैया लिवर खराब हुआ, लिवर बनाना आसान नहीं है, तो बालों की कोशिकाओं से हम लिवर की कोशिकाएं बनाकर, ठीक है, बनाकर और उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं जिससे इंसान की जान बचे। भाई बाल रहे ना रहे, ठीक है, कम से कम लिवर तो रहे, बात समझ आ रही। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसके लिए ये सब केमिकल्स यूज किए जाते हैं। लेकिन अब ये मतलब ये नहीं होगा कि ये केमिकल तुम भी कहीं से पता करके तुम इस स्किन की त्वचा पर डाल दो और फिर उसके बाद हार्ट बना लो, ऐसा नहीं होता। ये सब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से, बहुत प्रयोगशाला में, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही होशियारी के साथ वैज्ञानिक अपना पूरा दिलो दिमाग लगाकर ये काम करते हैं। ये तो हमारे पढ़ने के लिए है कि भैया ये केमिकल का यूज करके ऐसे करते हैं, लेकिन इसका तकनीक जो है वो बहुत मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और इसके लिए जो है वो वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं, तब ये सब चीजें तैयार हो पाती हैं। अब ये भी मत पूछिएगा सर ये कहां हो रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ये सब एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अभी सिर्फ ये एक तरीके से कह रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, अभी पूरी तरह से ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी इस पर बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो बच्चों इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल यानी इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, जिनमें हम नॉर्मल किसी अंग की स्टेम कोशिका को किसी दूसरे अंग की कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इन्हें हम लोग इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल बच्चों क्या होती है, मैंने आपको 3 मुख्य तरीके की बताई। भ्रूणीय स्टेम कोशिका जो भ्रूण में जो है अंगों का निर्माण करती है, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका जो हमारे अंगों में पाई जाती है और अंगों की कोशिकाओं को जब वो टूट फूट जाती हैं या फिर पुरानी हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो उनका स्थान लेने के लिए जो नई कोशिकाओं का जन्म देते हैं उन्हें ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका कहते हैं। इसके अलावा जो है इस तरीके से इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी होती हैं, ठीक है, होती हैं। पाई और भी जगह जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बच्चों बता दी, ठीक है, बता दी। अब बच्चों एक घटना पर चर्चा, एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं, पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वह तकनीक है जिसमें उन लोगों को भी बच्चों को वो लोग भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं जो कि पहले किसी कारणवश जो है अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते थे। इस टेक्निक को आईवीएफ टेक्निक कहा जाता है बच्चों। तो कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती थी जिनके शरीर में अंडाणुओं का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता था, या उनकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है बच्चों, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो यानी कि जो नारी जनन तंत्र होता है उसके अंदर ये ट्यूब होती है, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो स्पर्म जो है यहां पर वेजाइना में गिराया जाता है स्पर्म पुरुष के द्वारा, और स्पर्म यहां से मूव करते हुए यहां तक जाता है, और यहां से ये अंडाशय होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, स्पर्म यहां पर वेजाइना यानी योनि होती है, और इस योनि से निकलकर स्पर्म धीरे धीरे होते हुए यहां तक पहुंचता है, अंडाणु तक पहुंचता है, अंडाणु को निषेचित करता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है और बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी ये जो निषेचन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ये ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से भी निषेचन नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। तो इसकी वजह से भी बच्चे को जन्म कई महिलाएं नहीं दे पाती। कई कारण होते हैं, मेडिकल कारण, जिनकी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं। एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी है, अस्पष्टीकृत बांझपन है, ऐसा बांझपन जिसके बारे में डॉक्टरों को पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है। अनुवांशिक कोई विकार हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नाम की बीमारी हो गई, ठीक है। या जो पुरुष होते हैं उनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी ना हो, स्पर्म क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, यानी स्पर्म बहुत तेज से मोटाइल नहीं होंगे, बहुत तेजी से चल नहीं पाएंगे, तो योनि में वो निकलेंगे, योनि में वो जब इजैकुलेट किए जाएंगे, उनको स्खलित किया जाएगा, तो जब स्पर्म जो है मोटाइल ही नहीं होंगे, चल ही नहीं पाएंगे, तो ये यहां से यहां तक की यात्रा नहीं कर पाएंगे, यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फाइनली जो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं हो पाएगा, भ्रूण का निर्माण
निर्माण नहीं होगा, बच्चों का जन्म नहीं होगा। तो कभी कभी महिलाओं में कोई बीमारी होती है, कोई डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से, या पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है उसकी वजह से जो है वो जो आनुवांशिक जो एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन या निषेचन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से महिला जो है वो बांझपन का शिकार हो जाती है, वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जो टेक्निक इस दुनिया में आई, जिसने समझ लीजिए कि ऐसी महिलाओं का के लिए वरदान साबित हुई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईवीएफ टेक्निक। इस आईवीएफ टेक्निक में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से शरीर के बाहर, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होना चाहिए, अंडाणुओं और शुक्राणुओं का जो मिलन होना चाहिए या फर्टिलाइजेशन निषेचन होना चाहिए उस फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए। लेकिन वहां पर निषेचन ना होकर जब वो नेचुरल तरीके से नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडाणु निकालते हैं शरीर से बाहर, उसको लैब के अंदर एक पेट्री डिश या एक परख नली या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उस स्पर्म और ओवम को, स्पर्म यानी शुक्राणु तथा अंडाणुओं का आपस में आर्टिफिशियल तरीके से निषेचन कराते हैं, कृत्रिम रूप से निषेचन कराते हैं, और जब निषेचन हो जाता है तो उससे बना हुआ भ्रूण हम मां के गर्भ में उसे प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इस तकनीक को आईवीएफ तकनीक कहा जाता है। इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले अंडाशय को उत्तेजित करके अंडाणु का, उस जो महिला होती है उसके अंडाशय को इंजेक्शंस के जरिए या मेडिसिन के जरिए उत्तेजित किया जाता है, जिससे कि वो अंडाणु का उत्पादन कर दे, और जब वो अंडाणुओं का उत्पादन कर देती है महिला, तो उस अंडाणु को उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अंडाशय से अंडे को बाहर निकाला जाता है, फिर उस अंडाशय को अंडे से बाहर निकालकर लैब में, यानी कि लैब में प्रयोगशाला में लाया जाता है, और फिर उसका जो पार्टनर होता है उस पार्टनर के स्पर्म यानी शुक्राणु के साथ उसका निषेचन कराया जाता है। ये सब कहां हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। तो शरीर के जब बाहर कोई चीज होती है तो उसे इन विट्रो कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, शरीर के बाहर यह फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यह शरीर के बाहर लैब के अंदर हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहां पर इसे आईवीएफ कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो शरीर के बाहर उस अंडाणु के साथ उसके पति के या उसके पार्टनर के शुक्राणु का निषेचन कराया गया, और इसके बाद जब यह भ्रूण बना, जब निषेचन के बाद जो भ्रूण बना उसको मां, इस भ्रूण का विकास हुआ, उस भ्रूण को फिर उस मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में जब प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो वो बच्चा 9 महीने तक अपनी मां के गर्भ में, जैसे सभी बच्चे मतलब पलते हैं, बढ़ते हैं गर्भाशय के अंदर, वैसे ही 9 महीने वो बच्चा अपने वो भ्रूण जो है मां के गर्भ में बड़ा होता है। फिर 9 महीने के बाद नए बच्चे जिस बच्चे का जन्म होता है, ये बच्चा जो है, ये जो बच्चा जन्म लेता है वो असल में उसका जो निषेचन था, यानी जिस भ्रूण से इस बच्चे का जन्म होता है उसका निषेचन जो है वो आईवीएफ टेक्निक से कराया गया था, लैब के अंदर कराया गया था, परख नली के अंदर कराया गया था। तो इस तरीके के बच्चों को हम लोग परख नली शिशु कहते हैं, परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। तो परख नली शिशु का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि परख नली में तैयार होता है, कि पता लगा परख नली में टेस्ट ट्यूब में आपने स्पर्म डाला, ओवम डाला, उसको हिला दिया, बच्चा तैयार, ऐसा नहीं होता है। बल्कि परख नली में सिर्फ निषेचन कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ निषेचन कराया जाता है। बाकी जो बच्चा पूरी तरीके से बढ़ता है वो अपनी मां के गर्भ में बढ़ता है, और फिर 9 महीने के बाद जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसे ही परख नली शिशु कहते हैं। और ये जो तकनीक है इसे पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए सर कि मां का जो मां है, ठीक है, मां है, उसका गर्भाशय सही ना हो, वो अपने गर्भाशय में बच्चे को ना पाल सके तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो जो भ्रूण तैयार होता है लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, उस भ्रूण को हम किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, और उस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपण के
बाद वो 9 महीने उस माँ के जो दूसरी महिला होती है उसके गर्भाशय में वो भ्रूण बड़ा होता है, फिर 9 महीने के बाद वो उस बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसी माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं या सरोगेट माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरोगेट माँ कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, सरोगेसी। तो सरोगेसी एक ऐसी तकनीक है जिसमें स्पर्म शुक्राणु किसी का, अंडाणु किसी का, उससे बनने वाले भ्रूण को किसी दूसरी फीमेल के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करके और ऐसे बच्चों को जन्म दिया जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया को सरोगेसी कहते हैं और ऐसी मां को सरोगेट मां कहते हैं। आप लोगों का अक्सर यह सवाल होता है, तो क्या सर उस मां के जो सरोगेट मां है उसके लक्षण बच्चे में नहीं जाते? नहीं बेटा, नहीं जाते, क्योंकि स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है और ओवम के अंदर जो डीएनए होता है उसी से बच्चे के अंदर जो है वो सारे के सारे अनुवांशिक लक्षण जाएंगे और स्पर्म और ओवम उसके जैविक पिता और जैविक मां का ही होता है। ठीक है, ये जो मां सरोगेट मां होती है सिर्फ अपने गर्भ में उसको पालती है, तो इसके कोई गुण या लक्षण उस बच्चे में नहीं जाएंगे। हां, अगर कोई ऐसी बीमारी जो कि सरोगेट मां को है, इंफेक्शन है, कोई वो संक्रमण है, कोई बैक्टीरिया डिसीज है, कोई वायरल डिसीज है जो गर्भाशय में प्रवेश कर सकती है, ठीक है, गर्भाशय में प्रवेश कर सकती है और उस बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसी बीमारियां अफेक्ट कर सकती हैं, ऐसी वो चीजें उसको अफेक्ट कर सकती हैं बच्चे को। लेकिन जो कोई आनुवांशिक गुण जो है वो उस सरोगेट मां का उस बच्चे में नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दी। इस तरह से सरोगेसी की मदद से बहुत सारे लोगों ने अब बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, बच्चों को जन्म दिया, प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो तुषार कपूर हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, सब ने जो है इस तकनीक का फायदा उठाया और फाइनली जो है वो बच्चों को सरोगेसी की मदद से जन्म दिया। लेकिन बच्चों ये सरोगेसी बहुत खतरनाक रूप लेती जा रही थी। बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे थे। बहुत लोग बस ऐसे ही, मतलब उनको जरूरत नहीं थी लेकिन अपने बच्चों को जन्म दे रहे थे, मतलब उनको जरूरत नहीं थी, वो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती गरीब महिलाओं को थोड़े थोड़े पैसे देकर, ठीक है, देकर जो है उनसे बच्चे पैदा करवाए। सारा उन महिलाओं को, बेचारियों को पूरा रिस्क झेलना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद मतलब एक तरीके से किराए की कोख लेनी लोगों ने शुरू कर दी और उसके बाद उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सारा रिस्क वो बेचारी महिला 2-3 लाख रुपए के लिए लेती थी और ये लोग बच्चे अपने पैदा करवाते थे। इस तरीके से बहुत सारा माहौल जब खराब होने लगा तो भारत में इस तरीके की सुरोगेसी या जिसे कमर्शियल सुरोगेसी बोलते हैं वो पूरी तरह से बैन कर दी गई। अब भारत में कमर्शियल सुरोगेसी जैसा इन लोगों ने करवाया, अब ये पॉसिबल नहीं है। भारत में अब सुरोगेसी वो लोग करवा सकते हैं, सिर्फ वो लोग, पहली बात तो सिर्फ उनका वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, वही भारत में सुरोगेसी करवा सकते हैं। भारतीय नागरिक होने के साथ साथ शादीशुदा होने चाहिए और शादी को कम से कम 5 साल का वक्त बीत चुका रहे, किसी मेडिकल कारण की वजह से जो है वो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, वही लोग सुरोगेसी करवा सकते हैं। तो भारतीय नागरिक हो, शादीशुदा हो, कम से कम शादी के 5 साल हो चुके हो और किसी समस्या की वजह से वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो बच्चों को नहीं जन्म दे पा रहे हैं, तो वही लोग सरोगेसी करवा सकते हैं। भारत में अब ऐसे सरोगेसी नहीं हो सकती और कोई भी महिला सरोगेट मां नहीं बन सकती है। सरोगेट मां जो है जो लोग सरोगेसी करवाएंगे, जो कपल सरोगेसी करवाएंगे उनकी करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, उसका एक बच्चा खुद का होना चाहिए। ये सब कंडीशंस लगा दी गई हैं जिससे कि अब सरोगेसी इंडिया में आसान काम नहीं रह गई है। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्लोन क्या होते हैं कि जब जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी कि आनुवांशिक रूप से 100% जो समान जीव होते हैं उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है, और इन क्लोन को बनाने की जो
तकनीक होती है या प्रक्रिया होती है उसे क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्लोनिंग बेसिकली क्या है? क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम लोग आनुवांशिक रूप से समान जीवों को पैदा करते हैं, तो इसे हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। अब ये जो क्लोनिंग प्रक्रिया, अगर हम एक कोश की जीव की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें या अमीबा की बात करें, तो वहां पर बहुत ही समान रूप से होती है। मतलब एक जीव जो होता है वो अपनी जैसी फोटोकॉपी जो है तैयार कर लेता है, तो वो क्लोनिंग हो जाती है। लेकिन जो बहुकोश की जीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, गाय है, भैंस है, जानवर, तो इनके अंदर क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है थोड़ा मुश्किल होती है। तो जो बहुकोश की जीव होते हैं, खासकर की जो स्तनधारी होते हैं, मनुष्य हैं या ये गाय भैंस है, तो इनके अंदर जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है या क्लोन को बनाने की जो तकनीक होती है, उसे बोला जाता है आपका न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक या नाभिकीय स्थानांतरण विधि। क्या बोला जाता है बच्चों? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक और नाभिकीय स्थानांतरण विधि के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों, कि जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें आनुवांशिक रूप से 100% समान जीवों को तैयार किया जाता है, इस प्रक्रिया में जिस तकनीक का प्रयोग करके बहुकोश की जीव में जो जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है क्लोन को बनाने के लिए, उसे हम लोग नाभिकीय स्थानांतरण विधि कहते हैं या न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहते हैं। और इसी तकनीक की मदद से बच्चों दुनिया में जो पहला जो क्लोन तैयार किया गया था वो एक भेड़ थी, यानी जिसे डॉली नाम की भेड़ थी, उसको तैयार किया गया था 1995 में। ठीक है, और ये जो 1996 में, और ये जो डॉली नाम की शीप थी यानी कि भेड़ थी, इसको स्कॉटलैंड में तैयार किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में इसको तैयार किया गया था। तो दुनिया की बहुकोश की यानी कि बहुकोश की या स्तनधारी जो पहली जो मतलब जीव थी वो क्या थी? एक भेड़ थी जिसका नाम डॉली था। इसके अलावा इंडिया में भी क्या क्लोनिंग की गई है? जी इंडिया में भी क्लोनिंग की गई है, और इंडिया में 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर क्लोनिंग की जाती है। एक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल में। ये जो एनडीआरआई करनाल है, यहां पर सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया था जिसका नाम समरूप था। ये एक प्रकार का भैंसा था। ठीक है, एक प्रकार का भैंसा था। तो ये भैंसा समरूप नाम का भैंसा जो है तैयार किया गया था, क्लोन किया गया था, इंडिया में पहला था। 2008-9 में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो है यहां पर तैयार किया गया था, कहां पर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। इसके अलावा यहीं पर जो है वो गरिमा नाम की भैंस का क्लोन तैयार किया गया। इसके अलावा जो है श्रेष्ठ नाम का भैंसा तैयार किया गया। इंडिया में ज्यादातर जो क्लोनिंग हुई है वो भैंस और भैंसों की ही हुई है। इसके अलावा की दूसरा जो संस्थान है जो क्लोनिंग के लिए जाना जाता है वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। यहां पर भी जो है वो सिर्ब गौरव, ठीक है, सिर्ब गौरव नाम का भैंसा तैयार किया गया। इसके अलावा और भी कई भैंस जो है वो भैंसों का क्लोन यहां पर तैयार किया गया। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्कूसेट में एक गोट यानी कि एक बकरी का क्लोन तैयार किया गया। यह बकरी एक विशेष प्रजाति की बकरी थी जो कह सकते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा पश्मीना। ठीक है, पश्मीना की शॉल सुनी होगी, पश्मीना की शॉल होती है। तो पश्मीना प्रजाति की एक बकरी है, प्रजाति की बकरी जो कश्मीर में पाई जाती है। ये बकरी होती है, ये भेड़ नहीं होती है। तो पश्मीना प्रजाति की बकरी जिसमें बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उस बकरी का क्लोन, पश्मीना प्रजाति की बकरी का क्लोन तैयार किया गया था जिसका नाम नूरी रखा गया था। ठीक है, नूरी रखा गया था। इसको जो है 2012 में तैयार किया गया था, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तैयार किया गया था। इसके अलावा भी हाल में एनडीआरआई जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा, जिसने पहला क्लोन तैयार किया था, उसमें गिर प्रजाति की गाय का क्लोन तैयार किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो गंगा रखा गया है। तो गंगा नाम की एक गिर प्रजाति की गाय का क्लोन तैयार किया गया 2021 में 22 में, और इस 21-22 में इसको तैयार किया गया और इसका नाम गंगा रखा गया था। ठीक है, गंगा रखा गया था। इसके अलावा
अभी जो क्लोनिंग की जा रही है, एक बहुत चर्चा में बना हुआ है कि वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब ऐसा क्लोन तैयार किया जा रहा है जो मैमथ हाथी का है। मैमथ हाथी आज से 10 से 12 हजार साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तो क्या किया गया है कि बर्फ में इन मैमथ हाथियों की कोशिकाएं जो है वो दबी हुई मिली हैं, तो उन कोशिकाओं को निकालकर और फिर उसके बाद जो भारतीय हाथी हैं, एशियाई हाथी हैं, उनके अंडाशय में, उनके अंडाणुओं में और उनके शुक्राणुओं का उपयोग करके जो है वो अंडाणुओं और शुक्राणुओं का उपयोग करके मैमथ हाथी के जो बर्फ में दबी हुई लाशें हैं उनमें से कोशिकाओं को निकाला जाएगा और उन कोशिकाओं की मदद से इंडियन हाथी या एशियाई हाथियों की मदद लेकर उनके गर्भ से, एशियाई हाथी या इंडियन हाथी के गर्भ से इस मैमथ हाथी का क्लोन तैयार किया जाने की संभावना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको तैयार कर रही है। यानी विलुप्त प्राय जो जीव हैं, जो विलुप्त हो चुके, विलुप्त प्राय या विलुप्त हो चुके जो जीव हैं, उनको जन्म देने में, उनकी जनसंख्या बढ़ाने में या विलुप्त हुए जीवों को फिर से जिंदा करने में इसका उपयोग, क्लोनिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो एक चर्चा में विषय रहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो फसलें होती हैं जिनको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। अगर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहती है वो रहती है जीएम वो बीटी कॉटन, जीएम कॉटन, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। तो बीटी कॉटन नाम की जो फसल है, बीटी कपास नाम की फसल है, वो काफी चर्चा में रहती है। तो इसे कैसे तैयार किया जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कैसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को तैयार किया जाता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा जरा समझिए कि होता यह है, हुआ यह था कि भारत में कपास की खेती होती थी और कपास बहुत अच्छे से उगता था, लेकिन एक बड़ा खतरनाक सा कीड़ा था जिसका नाम था बॉल वर्म। ठीक है, वो सुंडी के जैसे वो होते हैं ना, कैटरपिलर, उस तरीके का, यानी कि जैसे सुंडी होती है उस प्रकार का एक कीड़ा था जिसका नाम था बोल वर्म। ठीक है, बोलवर्म, इसकी तस्वीर मैंने यहां पर लगाई है, इस तरीके का कीड़ा था बोलवर्म। तो ये जो बोलवर्म नाम का कीड़ा था, ये क्या करता था, जो कपास की, जब कपास के फूल आए, कपास के पत्तियां लगे, कपास का जब हम फसल करें तो इस कपास के फसल पर यह अटैक करता था और इनकी पत्तियों को, इनके फूलों को खा जाता था, जिससे कपास की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसके बाद जब ये चीज देखी गई तो वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की जिसका नाम था, बैक्टीरिया का नाम था बीटी का मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या था बच्चों, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम को, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीटी कहते थे, एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया की खोज वैज्ञानिकों ने करी और उसमें से एक ऐसा जीन खोजा जिसका नाम था cry1ac जीन। तो बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जो बीटी नाम का बैक्टीरिया था उसके अंदर एक जीन को खोजा जिसका नाम cry1ac जीन था और इस cry1ac जीन की वजह से एक प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर बनता था जो कि एक बायोटॉक्सिन था या एक प्रकार का जैव विष था। यानी जो ये बैक्टीरिया, बीटी नाम का बैक्टीरिया था, उसके अंदर एक विशेष जीन था जिसका नाम cry1ac जीन था और ये जो cry1ac जीन है ये एक प्रकार का विष पैदा करता था, जिसे, जो एक प्रकार का बायोटॉक्सिन या जैव विष होता था, जिसको जब परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया बोलवर्म पर, तो ये बोलवर्म को मार सकता था। बोलवर्म इस जैव विष के संपर्क में आते ही मर जाता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम बीटी के अंदर मौजूद जो ये cry1ac जीन है इसको हम आनुवांशिक रूप से किसमें ट्रांसफर कर दें, इस कपास के पौधे में ट्रांसफर कर दें। वही जीन एडिटिंग टेक्निक, cry1ac जीन को किसमें डाल दिया गया, कपास के पौधे की कोशिकाओं में डाल दिया गया। अब जब ये cry1ac जीन कपास के पौधे में चला गया तो इससे जो कपास
नया नया कपास की प्रजाति उत्पन्न हुई। इस नए कपास की प्रजाति में क्या था, बीटी के भी जीन थे, क्योंकि बीटी का क्राई1AC जीन हमने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये जो कपास हुआ इसको नाम दिया गया बीटी कॉटन या बीटी कपास कहा गया, क्योंकि ये कपास का पौधा था लेकिन हमने बैसिलस thuringiensis के क्राई1AC जीन को इसके अंदर डाल दिया था। तो इस तरीके से जो नया पौधा तैयार हुआ, नई प्रजाति तैयार हुई, ये बीटी कपास थी, बीटी कॉटन थी। अब बीटी कॉटन के दो लक्षण होते थे। पहला, ये कपास उत्पन्न करता था और कपास उत्पन्न करता था और साथ ही साथ वो जैव विष उत्पन्न करता था जो बीटी की वजह से, यानी बीटी के क्राई1AC जीन की वजह से इसके अंदर आया था। तो ये जो जैव विष पैदा करता था, जब भी बॉलवर्म इस पर अटैक करने आए तो ये बॉलवर्म जैसे इस पर इसकी पत्तियों को खाए या इसके जो है वो फल को खाए या इसके फूल को खाए, वैसे ही बॉलवर्म जो है वो मार दिया जाता था या मर जाता था। ठीक है, तो बॉलवर्म जो है वो मर जाता था क्योंकि वो जैव विष के जाता था, क्योंकि ये जैव विष के संपर्क में आता था। और ये जैव विष कौन उत्पन्न कर रहा था, अब वही कपास का पौधा उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर हमने क्राई1AC जीन को ऐड कर दिया था। इस तरह से बॉलवर्म जब इसको खाते थे, इसकी पत्तियों को खाते थे तो मर जाते थे, फिर धीरे धीरे इस पर आना ही बंद हो गए और समझ गए कि भैया अब इसको खाओगे तो मारे जाओगे, फिर धीरे धीरे इस पर आना ही बंद हो गए और फाइनली कपास की पैदावार जो है वो बढ़ गई, क्योंकि कपास की जो है पैदावार जो है बॉलवर्म की वजह से जो खराब हो जाती थी वो बंद हो गई और फाइनली जो है कपास की पैदावार बहुत तेजी से बढ़ गई। तो इंडिया में जो पहला पौधा भारत में अपनाया गया जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित था, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो है वो जीएम क्रॉप, पहली जो जीएम क्रॉप इंडिया में यूज की गई उसका नाम था बीटी कॉटन या बीटी कपास था। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से मतलब क्या करते हैं, अगर कोई आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को हम तैयार करते हैं तो उसमें करते क्या है कि हम जिस प्रकार के जीन को ऐड करना चाहते हैं उस प्रकार के जीन को हम ऐड कर देते हैं, जिससे उस पौधे के अंदर एक विशेष प्रकार की के कैरेक्टर या विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वो जो पौधा होता है, नया पौधा होता है जो नए गुणधर्मों के साथ पैदा होता है, नए आनुवांशिक गुणों के साथ पैदा होता है, उसकी मदद से वो कह सकते हैं वो कीट रोधी भी हो जाता है, कभी कभी कम पानी में भी उग जाता है, कभी कभी जो है वो अधिक तापमान में भी उग सकता है। मतलब बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स आ जाते हैं पौधे के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बीटी कॉटन तैयार किया गया था। फिर उसके बाद जो पौधा मार्केट में आया, इस तरीके के जीएम क्रॉप इंडिया में आई, उसका नाम था जो है बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल आया, बीटी बैगन आया, लेकिन बीटी बैगन के लिए बड़ा शोर हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि जो विष उस कीड़े को मार सकता है, चलो कपास तो पहना जाता है, कपास को खाया तो नहीं जाता है, तो हमें खाने की जरूरत नहीं है, तो यहां तक तो सही है कि हम कपास में इसका उपयोग कर ले, लेकिन अगर बैगन के अंदर हम इसका उपयोग करेंगे तो बैगन को तो मनुष्य खाएगा, तो जो टॉक्सिन, जो जहर, जो जैव विष उस कीड़े को मार रहा है वो धीरे धीरे हो सकता है इंसान के ऊपर के अंदर बीमारी पैदा कर ले या उसको मार दे। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या हुआ कि जो बीटी ब्रिंजल था या बीटी बैगन था उस पर बड़ा शोर शराबा हुआ, फाइनली उसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो है भारत में जो अभी काफी चर्चा में है वो जीएम मस्टर्ड है। ये एक मस्टर्ड की प्रजाति यानी सरसों की प्रजाति है जिसे DMH11 के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया बच्चों? DMH11 के नाम से जाना गया है। और ये जो DMH11 है, ठीक है, DMH11 नाम की ये सरसों की प्रजाति है जिसको जेनेटिकली जीएम, एक प्रकार की जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको तैयार किया गया है, जिसका नाम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है। क्या नाम है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, 11 इसका फुल फॉर्म है। ये जो जीएम सरसों है इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है और माना जाता है भारत में जो भी सरसों की प्रजातियां हैं उनमें जो सबसे अच्छी प्रजाति है उससे भी कम से कम 30 से 40 गुना ज्यादा इसकी पैदावार है। तो DMH11 भारत में अपनाई गई ये सरसों की प्रजाति है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया है और
इसको जो है इसको रूपांतरित इसको जब बोया गया तो ये देखा गया कि इसकी पैदावार 30 से 40% ज्यादा है। भारत में जो भी सरसों की प्रजातियां सबसे अच्छी पैदावार जिसकी है उससे 30 से 40% इसकी ज्यादा है। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो है इसको भारत में इस वक्त इसको अपनाया गया है। इसके अलावा जीएम रबड़ पर भी काफी काम चल रहा है। जीएम रबड़ जो रबड़ के पौधे होते हैं, ठीक है, रबड़ के पौधे होते हैं वो अक्सर सर्दी वाली जगहों पर कम, मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक सी जाती है, ठीक है, रुक सी जाती है और गर्मियों में तेजी से बढ़ते हैं। तो जो रबड़ के पौधे होते हैं गर्मियों में तेजी से बढ़ते हैं और सर्दियों में इनकी जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो एक ऐसी जीएम रबड़ तैयार की गई है जो सर्दी वाले स्थानों पर भी उगाई जाएगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, या जब तापमान कम होगा यानी कि कम तापमान पे भी ये तेजी से बढ़ सकेगी। तो इस तरीके की जीएम रबड़ को भारत में टेस्ट किया जा रहा है। इसको जो टेस्ट किया जा रहा है इसमें एक विशेष प्रकार का जीन डाला गया है जिसका नाम MNSOD जीन है। उसकी वजह से यह सर्द जगहों पर या सर्दी वाले मौसम में भी तेजी से बढ़ सकेगा, ऐसा जीएम रबड़ तैयार किया गया है। और इसको जो एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है वो गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में एक फॉर्म है सरुत्री रिसर्च फॉर्म, वहां पर इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है, उसको उगाकर देखा जा रहा है कि ये कैसे जो है ग्रो करता है। तो इस तरीके से जीएम रबड़ भी बनाई गई है भारत में जो कि सर्दी वाले स्थानों पे या सर्दी वाले मौसम में तेजी से उगेगी, ठीक है। तो इसमें इसको भी किया जा रहा है। इसके अलावा अभी चर्चा में जो रहा है वो एक विशेष प्रकार की सरसों तैयार की गई है जिसके अंदर ग्लूकोसिनेट की मात्रा कम होती है। ग्लूकोसिनेट की मात्रा कम होने से फायदा क्या होता है सर? ग्लूकोसिनेट की मात्रा कम वाला जो सरसों होती है इसको जीन एडिटिंग से बनाया गया है। इसकी मात्रा कम होने से फायदा यह होता है कि जो सरसों के तेल में एक तीखी सी महक या तीखी सी गंध आती है जिसकी वजह से आंखों पर वो सरसों का तेल लगने लगता है। जब उसे हम उससे कुछ पकाते हैं आंखों में जलन होने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वो जो जलन होती है सरसों के तेल को पकाने में या पकाते वक्त या सरसों के तेल के आंख में लगने की वजह से जो आंखों में जलन होती है वो एक केमिकल की वजह से होती है जिसे ग्लूकोसिनोलेट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो जो है सरसों में खाना पकाना पसंद नहीं करते या सरसों के खाने से परहेज करते हैं क्योंकि वो उनकी आंखों पे काफी लगता है। तो ये जो इसकी मात्रा को कम करने के लिए इसको सरसों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया है, जिससे क्या होगा कि अब एक ऐसी सरसों तैयार की गई है, जीएम सरसों तैयार की गई है जिसमें ग्लूकोसिनेट की मात्रा कम होगी, ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होगी और जिसकी वजह से अब सरसों के तेल में कोई भी खाना बनाएंगे या कुछ भी तैयार करेंगे तो आंखों में नहीं लगेगा और इसकी गंध भी कम तीखी होगी। तो इस तरीके की जीएम सरसों भी इंडिया में जो है वो मतलब टेस्ट की जा रही है। इसके अलावा एक गोल्डन राइस, ये इंडिया का नहीं है लेकिन काफी चर्चा में रहता है। गोल्डन राइस नाम का एक चावल होता है जिसको एक प्रकार की ये जीएम क्रॉप है और ये जो जीएम क्रॉप जो है इंडिया में नहीं यूज होती है लेकिन अमेरिका वगैरह में या दुनिया के और देशों में इसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का चावल है। इस चावल की खास बात है ये है कि इससे चावल का मजा तो आपको मिलेगा, यानी चावल में जो जो चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो तो होगा ही, साथ ही साथ इसको आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए भी मिलेगा। तो विटामिन ए से भरपूर चावल है, ये नाम है गोल्डन राइस। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके तैयार किया गया है, आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया है। इसके अलावा एक वो होता है टमाटर होता है, उसका नाम फ्लेवर सेवर है, ठीक है, सेवर है, फ्लेवर सेवर या फ्लेवर सेवर है। और ये जो फ्लेवर और सेवर नाम का टमाटर होता है इसकी खास बात ये होती है कि टमाटर अक्सर आपने देखा होगा 2 से 4 दिन में पक जाते हैं, ठीक है, और सड़ जाते हैं, लेकिन फ्लेवर सेवर 15 से 20 दिन तक अगर आप रखेंगे तब भी ये पककर पूरी तरह से सड़ेंगे नहीं। मतलब इसको कई दिनों तक काफी लंबे समय तक इनको जो है वो रखा जा सकता है बिना फ्रीज के। तो ये फ्लेवर सेवर नाम का टमाटर जो है अमेरिका वगैरह में बहुत यूज होता है।
इंडिया में अभी यूज नहीं होता है। तो इंडिया में जो जीएम क्रॉप्स यूज हो रही हैं उनको मैंने आपको बताया, बाकी ये दो क्रॉप ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं यूज की जाती लेकिन फिर भी चर्चा में रहती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो होप कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं जिनको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बच्चों बता दी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात की जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात की जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दो लोगों के डीएनए को मैच कराया जाता है, या कहीं पर अपराध हुआ है तो अपराध वाली जगह पर जो सबूत के तौर पर डीएनए मिलते हैं उनको, जिन पर हमें शक होता है, उनके डीएनए से मैच कराया जाता है और इससे जो है इससे जो है अपराधियों को पकड़ने में, ठीक है, और में मदद मिलती है। इसके अलावा जो है कहीं पर अगर किसी का रेप हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है तो उसके उस तरीके की गुत्थियां सॉल्व करने में मदद मिलती है। इसके अलावा माता पिता खोए हुए बच्चों को माता पिता से मिलाने में मदद मिलती है। माता पिता जो है वो कौन सा बच्चा किसका है, किस बच्चा है, तो कभी कभी जब इसमें डिस्प्यूट होते हैं तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो है कौन से कुछ लोग जो है बाहरी लोग किसी देश में आकर या किसी प्रदेश में आकर बस जाते हैं और वहां पर क्लेम करते हैं हम यहीं के हैं, तो उस तरीके के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिनकी मदद से बहुत सारी जगहों पर इनकी मदद ली जाती है। अब होता क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझें कि मान लीजिए देखो डीएनए जो होता है बच्चों, डीएनए में मैंने आपको जो 11 चैप्टर में पढ़ाया था, डीएनए में एक विशेष पैटर्न देखा जाता है नाइट्रोजनस बेस पेयर का, एटीजीसी। ठीक है, ये 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। ठीक है, एटीजीसी ऐसे करके पूरा का पूरा डीएनए जो है वो 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस पेयर से बना होता है, नीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन से। ठीक है, अब ये एडेनिन, एटी हमेशा जो है वो ये 4 तरीके के नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं जो आपस में पेयर बनाते हैं। एडेनिन नाम का कंपाउंड थाइमीन से बनाता है, ग्वानिन नाम का कंपाउंड जो है वो साइटोसिन से बनाता है। अब ये जो है इनका पैटर्न जो है हर एक इंसान के अंदर जो है वो ज्यादातर तो समान होता है, लेकिन कुछ पैटर्न जो है हर इस इंसान में एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, यानी एटीजीसी का लगने का पैटर्न। तो मान लीजिए कहीं पर कोई घटना हुई है, क्राइम हुआ है, ठीक है, वह क्राइम सीन पर जो डीएनए हमें मिला, ठीक है, वहां पर उसका पैटर्न एटीजीसी का एटी जीसी एटी, ठीक है, और एटी हो गया, इस तरीके का पैटर्न। यानी मान लो कि कहीं पर कोई घटना हुई है, वहां पर आपको कुछ बाल मिला, उस बाल की कोशिकाओं को हमने निकाला, कोशिकाओं के अंदर को से डीएनए को निकाला और उस डीएनए को के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार समूह होते हैं, उनके पैटर्न को देखा तो पैटर्न कुछ इस तरह से मिला, एटी जीसी एटी ऐसा मिला। ठीक है, अब वहां पर यह घटना घटी है तो वहां पर जो हमें बाल के नमूने मिले थे उसमें जो डीएनए मिला उसका पैटर्न एटीजीसी का जो नाइट्रोजन बेस पेयर का होता है वो ये मिला। फिर हमें 2 लोगों पर शक था, ठीक है, 2 लोगों पर शक था, मान लीजिए ये कि ये दोनों अपराधी हो सकते हैं। फिर इनके शरीर का हमने डीएनए लिया, उनके शरीर से बाल लिए या उनके शरीर से स्किन की त्वचा की कोशिका ली और उनसे डीएनए निकालकर जब उनके पैटर्न को देखा तो इसका जो पैटर्न है, इसका पैटर्न जो है वो एटी, ठीक है, जीसी है। ठीक है, और दूसरे का जो सस्पेक्ट जिस पर दूसरा इंसान जिस पर हमें शक था उसका जब हमने वो लिया, मतलब डीएनए सैंपल लिया तो एटी इसके बाल वगैरह से हमने कोशिका निकाली, कोशिका से डीएनए लिया तो एटी जीसी एटी और फिर इसके बाद एटी। तो इस तरीके से इसके शरीर के अंदर की कोशिकाओं के डीएनए का सैंपल लिया, दूसरे इंसान पर जिस पर हमें शक था उसके डीएनए का सैंपल लिया। तो जब हमने मिलान कराया इसका तो पता लगा जो सबूत के तौर पर जहां पर घटना घटी थी वहां पर जो हमें कोशिकाएं मिली थी उसके डीएनए का पैटर्न इसके डीएनए के सीक्वेंस से नहीं मिलता, जबकि इसका और इसका पैटर्न काफी कुछ मिलता है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो अपराधी है वो यही है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है बच्चों कि जो हमें सबूत के तौर पर डीएनए मिलता है वहां की कोशिकाओं से, वहां के बाल, नाखून, कुछ सीमन,
यानी कि जो वो होते हैं वी होता है, इन सब से जो हमें कोशिकाएं मिलती हैं, उन कोशिकाओं के डीएनए निकालकर पहले उनके पैटर्न को, एटीजीसी के पैटर्न को चेक किया जाता है, फिर जिन पर शक होता है उनके कोशिकाओं के डीएनए के पैटर्न को चेक किया जाता है। अगर मिल जाता है तो फिर इसी की मदद से हम लोग अपराध की गुत्थियों को सॉल्व करते हैं। तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, जिसकी मदद से आप जो है वो किसी अपराधी को पकड़ सकते हैं, अपराध की गुत्थियों को सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी माता पिता की पहचान करने में, ठीक है, बच्चा खो गया है तो बच्चे के माता पिता की पहचान करने में, या माता पिता के जो है वो माता पिता उसको मान लीजिए इनकार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डीएनए को मैच कराकर ये पता किया जाता है कि वाकई में ये इसके माता पिता हैं या नहीं है। या फिर जो है दूसरे, मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे देशों के लोग भारत में आके मान लो बस गए हैं और क्लेम कर रहे हैं हमारा है ये, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो उनके डीएनए, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके डीएनए से मिलान करके पता किया जा सकता है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम डीएनए का मिलान करके किसी भी अपराध को या किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स को, ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किया जाता है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया। होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए दो इंसान हैं, ठीक है, दो इंसान हैं, इनके डीएनए को, दोनों के डीएनए को अगर आप मैच करके कोई गुत्थी सॉल्व करते हैं, कोई डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं या कोई अपराध का की गुत्थी सॉल्व करते हैं, तो इसे बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लीजिए इसी जगह पर एक इंसान के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए से, दूसरे जीव से, ये तो सेम जीव है, सेम प्रजाति है, ठीक है, तो दो इंसानों के या दो जानवरों के, सेम प्रजाति के जानवरों के डीएनए को जब आप मैच कराते हैं किसी चीज, कोई मतलब रिसर्च के लिए, कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो इसे बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन अगर दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मैच कराकर किसी गुत्थी को या किसी रिसर्च के लिए, किसी अनुसंधान के लिए जब दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मैच कराया जाता है, उनकी सिमिलरिटी, उनकी समानताएं या उनकी असमानताओं को समझने की कोशिश की जाती है, तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं बल्कि डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोफाइलिंग कहा जाता है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग किसे कहते हैं? होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए प्रोफाइलिंग वह तकनीक है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जीवों के डीएनए को आपस में मैच कराकर विभिन्न प्रकार की जो है रिसर्च किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, जेनेटिक पैटर्न देखा जाता है, समानताएं तथा असमानताएं दोनों जीवों के बीच में देखी जाती हैं, तो इसे डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है मैंने आपको बताया, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है मैंने आपको बताया। ठीक है, बताया डीएनए प्रोफाइलिंग के, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से, सब बात तो मैंने आपको बता दी कि बलात्कारियों की पहचान की जा सकती है, अपराध स्थल से मिले डीएनए नमूने की तुलना संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए नमूने से की जाती है, मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान का पता चलाया जाता है, अपराधों में अपराधी की पहचान की जाती है। इसके अलावा जो है आपके क्या कहते हैं, रिसर्च में, अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है, समानताएं तथा असमानताएं देखी जाती है। तो ये सारे काम बच्चों किए जाते हैं। ठीक है, तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक होता है आजकल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हमारी जो कोशिका होती है बच्चों, हमारी जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसके केंद्रक में, उसके गुणसूत्रों में पाया जाता है, उसके गुणसूत्रों में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी डीएनए एक जगह पाया जाता है हमारी मनुष्य की कोशिका में, और वो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बच्चों, ये पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यहां पे भी मनुष्यों के शरीर में, मनुष्यों की कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए हमारे मनुष्यों के अंदर या जंतुओं के अंदर एक तो केंद्रक में पाया जाता है, गुणसूत्रों में, और दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कभी कभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होते हैं, इनमें कोई खराबी हो जाती है, इनमें कोई जो है डिफेक्ट आ जाता है, तो उस
उसकी वजह से कुछ रोग हो जाते हैं। उन रोग का नाम होता है लीग सिंड्रोम, कियरंस सायरे सिंड्रोम, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिप्लीशन सिंड्रोम। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो ये तब होती हैं जब मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो खराब हो जाता है। और इसकी वजह से अक्सर ये होता है कि जो बच्चे इस तरीके की बीमारी के साथ पैदा होते हैं, जो बीमारियां यहां पर लिखी हुई हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद डीएनए की खराबी की वजह से होती हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनका शरीर कमजोर हो जाता है, उनका जो है मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उनका ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता और कुछ वक्त के बाद बच्चे मर जाते हैं या वो सर्वाइव नहीं कर पाते। पहली बात तो ऐसे बच्चे जिनके शरीर के अंदर जो है ये डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है वो पैदा ही नहीं हो पाते, और अगर पैदा हो जाते हैं यानी भ्रूण रहते हैं तभी वो खत्म हो जाते हैं, और अगर वो पैदा हो भी गए तो बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है बच्चों, तो ऐसी माएं जिनके जो इस तरीके के मतलब ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, जन्म देती हैं, तो अक्सर ये देखा गया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो खराबी होती है या खराब डीएनए जो ट्रांसफर होता है बच्चे के अंदर, ये उसकी मां के अंडाणुओं से होता है। ठीक है, यानी कि मां के अंडाणुओं में पाया जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अगर खराब होता है तो उसी की वजह से बच्चे के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खराब पहुंचता है। फिर वो खराब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ वक्त के बाद मृत्यु हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी माएं जिनके शरीर में जिनके अंडाणुओं के अंदर डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो वो या तो स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, और अगर देती हैं तो बच्चे बहुत दिनों तक जो है वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो होता क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक तरीका अपनाया जिसमें क्या किया जाता है कि इस जो महिला होती है उसके अंडाणुओं में जब देखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड है या उसके अंदर जो है वो डीएनए सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरी महिला के माइटोकॉन्ड्रिया को यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी महिला के माइटोकॉन्ड्रिया को यूज किया। इससे लिए करते क्या है, जो डोनर महिला है उस डोनर महिला के अंडाणु को लेते हैं, इसके केंद्रक को बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसके केंद्रक को बाहर कर दिया जाता है, और ये जो डोनर महिला है इसके अंदर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो इसके केंद्रक को जब हम बाहर कर देते हैं तो फाइनली जो है ये केंद्रक को बाहर कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर अच्छा वाला माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है इस एक सेल के अंदर, लेकिन केंद्रक को बाहर कर दिया गया। और फिर इस महिला का जो कि जैविक मां होती है, ये जैविक मां का जो केंद्रक होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इस केंद्रक को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ये इस वाली महिला के अंडाणु के अंदर जिसके अंदर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इस तरीके से इस महिला से जो डोनर महिला है इससे स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, और इससे इस महिला से जो कि जैविक मां है उससे स्वस्थ न्यूक्लियस मिल गया। तो इस तरीके से एक ऐसा अंडाणु तैयार होता है जो कि जिसके अंदर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया और स्वस्थ केंद्रक मौजूद होता है। फिर इसके पति जो होता है उसके पति के शुक्राणु के साथ इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि इसका निषेचन कराया जाता है, और जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, क्योंकि इसके मां के माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डिफेक्टेड है जिसमें खराब डीएनए मौजूद था उसको यूज ना करके बल्कि इस महिला के जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग किया जाता है, और फाइनली जो बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। तो इस तरीके की जो थेरेपी होती है उसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, एमआरटी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। और ये जो बच्चा पैदा होता है इसमें जो है इस मां के केंद्रक में मौजूद जो डीएनए होता है, गुणसूत्रों में मौजूद डीएनए होता है, उस डीएनए का उपयोग होता है। इस महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मौजूद होता है उसका भी उपयोग होता है, और साथ ही साथ फादर के स्पर्म में जो डीएनए मौजूद होता है उसका भी उपयोग होता है। तो 3 लोगों के डीएनए से क्योंकि ये बच्चा तैयार होता है तो इस बच्चे को बोलते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। क्या कहा जाता है बच्चों? 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से इसे जाना जाता है, या 3 अभिभावकों का
का बच्चा कहा जाता है, क्योंकि 3 लोगों का डीएनए यूज हुआ ना, एक तो इस महिला के केंद्रक का डीएनए यूज हुआ, और इस महिला के उसका माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए यूज हुआ, और इस फादर के शुक्राणु का डीएनए यूज हुआ। इसीलिए इसे 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से जाना जाता है, 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो मां जो कि माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया इस बच्चे को देती है, इसे माइटोमॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? माइटोमॉम कहा जाता है। तो माइटोमॉम क्या है? जिसने माइटोकॉन्ड्रिया वो महिला होती है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया, और ये क्या हो गई? इसकी जैविक मां हो गई, बायोलॉजिकल मदर, ये इसका जैविक पिता, बायोलॉजिकल फादर, और ये बच्चा 3 पेरेंट्स बेबी कहलाता है। और इस टेक्निक को एमआरटी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आजकल ये काफी चर्चा में है, काफी ये चल रहा है। इसके अलावा बच्चों लास्ट में जो है वो भारत में जो भी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए भारत में एक संस्था है जिसका नाम GEAC है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी या जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी है, जो कि भारत के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत की वो सर्वोच्च संस्था GEAC है जो कि भारत में जितनी भी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, विकास होते हैं, या इनसे उत्पन्न जो जीव जंतु होते हैं उनको हैंडल या उनको जो है मान्यता प्रदान करने का काम करती है, वो GEAC है। ठीक है, GEAC है। और साथ ही साथ इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, इसके उपयोग जो होता है समिति प्रायोगिक क्षेत्र में परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों को छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार है। और इसके अलावा जो है मंत्रालय के विशेष सचिव अतिरिक्त सचिव करते हैं, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव अतिरिक्त सचिव करते हैं, और सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य हैं, और ये किसी भी तरीके के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बिना अप्रूवल के भारत में कोई भी काम नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो जीव उत्पन्न होते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनका मिसयूज ना होने पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल, अंतरराष्ट्रीय रूप से एक प्रोटोकॉल अपनाया गया है जिसका नाम कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये 11 सितंबर 2023 को लागू हो गया। पूरी दुनिया में लगभग इस प्रोटोकॉल के 171 देश इस प्रोटोकॉल को मानते हैं, जिसमें इस बात का वादा किया गया है कि जो भी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित से उत्पन्न जीव होंगे उनकी सुरक्षित हैंडलिंग की जाएगी, उनका सुरक्षित परिवहन किया जाएगा, उनको सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जाएगा, और अगर इससे किसी भी तरीके के पर्यावरण या इससे किसी भी तरीके से मानवता को नुकसान होने का खतरा होता है तो ऐसे जीवों पर हम प्रतिबंध लगा देंगे या उन ऐसे जीवों के को उत्पन्न करने पर रोक लगा देंगे। तो इसके लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसका नाम कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, जो जैव सुरक्षा से संबंधित है। होप मेरे प्यारे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को मैंने यहां पर डिस्कस किया। होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा बच्चों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई चीजों को जानने के लिए। तब मुझे यह आशा है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से फायदा देगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।